So hey guys, welcome back to my channel Buzz the Burden. My name is Chanchal and in today's class we are going to continue our previous chapter of class 12 Contemporary World Politics End of Bipolarity. उससे पहले गाइस मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज़ गाइस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है. मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मुझे कुछ मॉरल सपोर्ट चाहिए. तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर कीजिए. तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस चैप्टर विच इज़ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज सोवियत यूनियन, कि सोवियत सिस्टम है क्या, सोवियत यूनियन था क्या बेसिकली. फिर हमने पढ़ा था कि गोर्बाचेव और डिसइंटीग्रेशन क्या था. हमने अपने 2 टॉपिक्स कवर किए थे. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या था और क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले डिसइंटीग्रेशन के, और शॉक थेरेपी के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन मतलब वो देश जो था वो टुकड़ों में टूट चुका है, यानी कि अब वो यूनाइटेड नहीं रहा. तो कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, क्या कारण थे कि सोवियत सिस्टम जो था वो खत्म हो चुका था इतना पावरफुल होने के बावजूद भी. सबसे पहले जो आपने अपने सोवियत यूनियन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पीपल थे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन की जा रही थी, किस तरह से कि जो गवर्नमेंट थी वो अनअकाउंटेबल थी, वो ब्यूरोक्रेटिक थी, अथॉरिटेरियन थी, स्टेट ओनरशिप जो थी वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप थी. मैंने आपको बताया था ये कुछ कारण थे डिसइंटीग्रेशन के. इनमें से सबसे पहला कारण जो था वो था इंटरनल वीकनेस. मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो मैं ज़्यादा नहीं मतलब पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि उससे क्या होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. सबसे पहला कारण क्या था? इंटरनल वीकनेस, यानी कि जो सोवियत सिस्टम था उसका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था, उसका जो इंस्टीट्यूशन था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ये पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो चुका था. और ये जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम था अब वो लोगों को अकाउंटेबल नहीं रहा था, यानी कि अब वो लोगों की तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं था. तो एक ये बड़ा कारण था कि यहाँ पे क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था, यानी कि जो लोगों की फीलिंग्स थी वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो उनको फेल हो गए थे फुलफिल करने में, उनके एस्पिरेशंस को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. पहला कारण. दूसरा कारण था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हमने अपनी अफगानिस्तान वॉर मैंने आपको पढ़ाई थी 1979 से 1989 तक चली थी. उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पे प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड शॉर्टेज होने लगी थी. ठीक है ना, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लगी थी, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का, कि वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो एक तरह से रुक चुकी थी. अब लोगों को सोवियत सिस्टम पे से विश्वास उठने लगा था, वहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चनिंग उठाने लगे थे. थर्ड कारण था, थर्ड रीजन था वो क्या था, इकोनॉमिक बर्डन. हम सबको पता है कि जो सोवियत यूनियन है वो शुरू दिन से ही यूएसए के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करता है, और इस कंपैरिजन में उसके बहुत सारे जो वाइटल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स पे या मिलिट्री को मेंटेन करने में ही यूज़ हो जाते थे. जो उनकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो इनकी सैटेलाइट स्टेट्स थी, यहाँ पे जो मिलिट्री आर्सेनल्स और जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे उनके मेंटेनेंस में ही सारे रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से और कामों में रिसोर्सेज को नहीं यूज़ किया जाता था, और इसी कारण से यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई थी. वही इससे इंटरकनेक्टेड है ये पॉइंट एक तरह से. फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन भी आई थी, ये इसी में ही आ जाएगा पॉइंट. ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो थे और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो थे, सिस्टम जो थे वो स्टैग्नेंट हो गए थे. ठीक है. फोर्थ पॉइंट जो है वो लोगों से कनेक्टेड है, यानी कि पीपल वर बिकमिंग अवेयर. अब जो लोग थे वो अवेयर होने लगे थे, यानी कि जो यहाँ पे कहा जाता था कि जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोगों का वेलफेयर करता है. अब ये सारी मिथ जो थी एक तरह से ये टूटने लगी थी, क्योंकि जो लोग थे, जैसे मान लो ये ईस्टर्न पार्ट है यूरोप का, मेनली ये ईस्टर्न यूरोप में हुआ था, ये ईस्टर्न यूरोप है
और ये हमारा वेस्ट है। ये दोनों कनेक्टेड तो हैं बॉर्डर्स, तो ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप। अब देखो यहाँ के लोग यहाँ पे ट्रेवलिंग के लिए जाते होंगे या किसी काम से जाते होंगे, ठीक है, और ये से इंटरकनेक्टेड था। तो यहाँ के लोगों को, ईस्टर्न यूरोप के लोग जो थे, उनको ज्यादा नॉलेज थी वेस्ट यूरोप के बारे में, ठीक है ना। अब उन्हें पता चलने लगा था कि उनके बीच में कितना बड़ा गैप है, टेक्नोलॉजिकल गैप है, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है यहाँ पे लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो ये कारण था कि लोग जो थे वो अवेयर होने लगे थे, वो समझने लगे थे कि वेस्ट जो है वो कितना ज्यादा डेवलप्ड है इनसे, ठीक है। आगे और पढ़ सकते, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, नॉलेजेबल और इकोनॉमिक एडवांसेस के बारे में वो जानने लगे थे कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो हमसे कितना डेवलप्ड है वेस्ट। अब फिफ्थ पॉइंट है शायद, फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि यहाँ जो लोग थे वो अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। पीपल वर फीलिंग alienated किस लिए? फर्स्ट कारण था रैम्पेंट करप्शन, यानी कि यहाँ पे जो करप्शन था ये बहुत ज्यादा था। करप्शन तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, इसलिए करप्शन आई थिंक आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड कारण जो था कि स्लो एडमिनिस्ट्रेशन, स्लो एंड स्टिफ, स्टिफ मतलब बहुत ज्यादा टाइट हो जाए, यानी कि जो फ्लेक्सिबल ना हो, जिसमें चेंजेस ना हो सके, यानी कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये बहुत ज्यादा स्लो और स्टिफ था। नेक्स्ट रीजन जो था, ये ए बी सी लिख देती हूँ, ए बी सी। अब थर्ड कारण जो था वो क्या था कि जो लोग थे मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, अगर वो मिस्टेक कर दे तो उसके पास कोई ऐसे प्रोविजन नहीं था कि वो अपनी मिस्टेक्स को सुधार सके। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये अलाउ कर रखा है कि गवर्नमेंट अगर कोई गलती करती है तो वो उसको सुधार सकती है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। मतलब मिस्टेक्स failed to correct mistake done by the government। डी पार्ट अगर हम इसमें देखें कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो ओपननेस प्रोवाइड नहीं कर रही थी, यानी कि दूसरी पार्टीज भी आए, इलेक्शंस लड़े, आए और गद्दी पे बैठे, ऐसा वहां पे नहीं था। वहां पे सिर्फ एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसका कोई अपोजिशन नहीं था और वो सालों से रूल करती आ रही थी। तो लोग जो थे वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनके साथ ये सब किया जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है गोर्बाचेव का। हमने देखो गोर्बाचेव जो था वो बहुत अब आप लोग सोचो कि यार गोर्बाचेव तो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आया था, उसने तो सोवियत यूनियन को अच्छा करने की कोशिश भी की थी, वेस्ट के साथ अपने लिंक बनाने की कोशिश की थी, पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। उसके बावजूद भी सोवियत यूनियन जो था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि जो गोर्बाचेव जो पॉलिसीज लेकर आया था वो उसमें क्या हो गया था, पब्लिक ओपिनियन का डिवीजन हो गया था। एक तरफ थे वो थे ऑर्डिनरी पब्लिक, ऑर्डिनरी पब्लिक कह लो या पीपल कह लो, ठीक है ना। एक तरफ थे मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सपोर्टर्स कम्युनिस्ट पार्टी के। अब यहाँ पे तो ये लोग कह रहे थे कि जो गोर्बाचेव है उसके वो जल्दी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, बहुत स्लो रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है, स्लो रिफॉर्म्स। वो इम्पेशेंट हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि यार ये तो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। यहाँ पे इनको लग रहा था बहुत फास्ट काम कर रहा है, फास्टली रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है। यहाँ लोग जो थे वो जितनी उन्होंने होप की थी कि भाई उनको इतना अच्छा आउटकम निकलेगा इसका, ऐसा नहीं हुआ। नॉट अप टू द मार्क, यानी कि उनकी जो
होप्स थी गोर्बाचेव को लेके वो सारी फुलफिल नहीं हुई थी, या जो वो रिफॉर्म्स लेकर आ रहा था वो बहुत ही स्लोली लेके आ रहा था। इनको लग रहा था कि इनकी जो पावर है और जो प्रेस्टीज है वो धीरे धीरे खोता जा रहा है। इस टग ऑफ वॉर में क्या हुआ कि पब्लिक ओपिनियन बढ़ चुके थे ना, कोई अब कुछ लोग थे जो दोनों के दोनों ऑर्डिनरी पीपल भी और कम्युनिस्ट पार्टी दो अलग अलग वेज में गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स को लेकर खुश नहीं थे। अब जो लोग गोर्बाचेव को सपोर्ट कर रहे थे उन्हें भी लगने लगा कि गोर्बाचेव तो खुद की पॉलिसीज को लेके ही स्टैंड नहीं कर पा रहा, यानी कि अपनी खुद की पॉलिसीज को वो सही प्रूव नहीं कर पा रहा, तो क्या हमारे देश को सुधारेगा। तो वो लोग भी उसके साथ हट चुके थे और नेशनलिज्म सोवरियनिटी की जो फीलिंग थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मेनली रशिया और बेलारूस, यूक्रेन, इन वाली कंट्रीज में, जॉर्जिया, इन कंट्रीज में नेशनलिज्म और सोवरियनिटी की जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का। ये था कि कॉजेस क्या थे फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब हम चलते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले थे। अब बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या, यानी कि रिजल्ट क्या निकले डिसइंटीग्रेशन के। इसमें हमने 3 मैंने इसको सब डिविजन किए इसकी। पहला, इसमें हम पढ़ेंगे कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन। Second, power relation changed. And third, emergency of new countries. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन। हम सबको पता है कि जो यूएसएसआर था और यूएसए, इन दोनों के बीच में लड़ाई मेनली किसको लेके थी, आइडियोलॉजी को लेके थी। अब हमने पढ़ा था कि डिसइंटीग्रेशन वाले पॉइंट में कि ये जो कंट्रीज थी सोवियत यूनियन की, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से जो कोल्ड वॉर थी कॉन्फ्रंटेशन थी वो बेसिकली खत्म हो चुकी थी। लड़ाई जो थी आइडियोलॉजी को लेके थी। अब जो गवर्नमेंट है उस मतलब जो सोवियत यूनियन है उसने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अपना ही लिया है, कम्युनिज्म को और सोशलिज्म को छोड़ दिया, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर खत्म हो गई। अब इस कोल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इस कोल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था कि जो एक मिलिट्री ब्लॉक्स बन गए थे, क्योंकि इस लड़ाई में कोल्ड वॉर में सबसे ज्यादा हाथ किसका था, मिलिट्री का था। मिलिट्री का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आर्म रेस है, इनका बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक मिलिट्री ब्लॉक बन गया था पूरे वर्ल्ड में। अब क्या हुआ कि अभी कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो कहा गया कि भैया अब हमें पीस एस्टैब्लिश करना चाहिए, हमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स साइन करने चाहिए और इस आर्म रेस को रिड्यूस करना चाहिए है, ठीक है, वेपन्स की प्रोडक्शन को कम करना चाहिए, क्योंकि अब हम तो दोस्त हो गए एक तरह से, ठीक है ना। ये था एंड ऑफ कोल्ड वॉर में। ए पॉइंट आ जाएगा इसमें कि वॉर ही खत्म हो गई थी, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रंटेशन थे वो खत्म हो चुका था। दूसरा लिखेंगे कि भाई पीस एस्टैब्लिश करने के लिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट साइन किए गए थे। अब पावर रिलेशंस चेंज्ड इन इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि जो पावर रिलेशंस थे वो चेंज हो गए थे। जैसे पहले यूएसए और यूएसएसआर जो था अब दुश्मन थे, अब वो दोस्त बन चुके थे एक तरह से, ठीक है ना। देखो ये ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स है एक तरीके से, यहाँ पे ना रिलेशंस एक दूसरे के बीच में ना चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे अभी देख लो कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में कितने अच्छे रिलेशंस थे कुछ टाइम पहले, और अब देखो कैसे रिलेशंस हो गए हैं ना। तो क्या हुआ कि ऐसे ही यूएसए और यूएसएसआर के बीच के रिलेशंस जो थे वो चेंज होने लगे, क्योंकि यूएसएसआर अब खत्म हो चुका था, अब ये जो कंट्रीज थी ये इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। इस वजह से क्या हुआ कि अब पावर जो रिलेशंस है वो चेंज हुए, तो उसके साथ साथ जो इनके बीच में आइडियोलॉजी है ये भी चेंज होगी एक तरीके से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा समझाना पड़ेगा। अब वर्ल्ड के पास 2 ऑप्शन बच गए थे, 2 पॉसिबिलिटीज, या तो जो रिमेनिंग सुपर पावर है
वो पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को क्या करे, डोमिनेट करे, ठीक है ना। रिमेनिंग सुपर पावर, यानी कि कौन थी वो, यूएसए, डोमिनेट एंड यूनिपोलर वर्ल्ड सेटअप, यानी कि सिर्फ एक पावर का रूल हो जो कि थी यूएसए, और जो या एक और ऑप्शन था कि जो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी, जैसे जैसे क्या हो गया, नाम हो गया, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिले और मिलकर अपने पावर मतलब यूएसए को टक्कर दे और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड सेटअप करे, ठीक है ना। यानी कि एक सिंगल पावर जो है वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट ना करे, मल्टी पावर ग्लोबल स्टेज पे बहुत सारी कंट्रीज हो, मल्टी पावर हो जो कि इसमें भागीदारी ले ग्लोबल स्टेज पे, तो यानी कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड सेटअप हो। लेकिन हमें क्या पता है कि यूएसए जो सबसे पावरफुल है, यूएसए तो हर जगह डोमिनेट करता है, मतलब ऐसा नहीं हो पाया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड सेटअप किया जाए, और यूएसए जो था वो रिमेनिंग सुपर पावर और डोमिनेट करने लगा और आज भी डोमिनेट करता है। अगर आप देख लो इकोनॉमिक सेंस में हर जगह वो हमसे आगे है, हर जगह हम पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं एक तरीके से उस पर, लेकिन अब इंडिया जो है वो अपने पैरों पे खड़ा होने लगा है मोदी जी के आने के बाद, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि भाई यूएसए जो था वो अकेला सुपर पावर रह गया। उसके बाद क्या हुआ, यूएसए सोल पावर, यानी कि अकेला सुप्रीम पावर बच गया। और जो कैपिटलिस्ट, इसकी मतलब इसकी पावर इतनी है, प्रेस्टीज इतना है, उसकी मदद से जो कैपिटलिज्म था या बोले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, became best option for इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। माना जाने लगा कि जो कैपिटलिज्म है वो सबसे बेस्ट वे है किसी भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, ठीक है। साथ साथ देखो वर्ल्ड बैंक जो है, आईएमएफ, ये क्या है, ये लोन देते हैं दूसरी कंट्रीज को। इसी तरह से उस टाइम पे जो यूएसएसआर की जितनी भी कंट्रीज थी, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने उन्हें लोन दिया, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट हुई थी, कि तुम अगर ट्रांजिशन करते हो अपना कैपिटलिज्म की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ, तो हम उसके लिए तुम्हें लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इन्होंने लोन प्रोवाइड किया, तो उन लोगों ने कैपिटलिज्म को अपनाया और डेमोक्रेसी को अपनाया। डेमोक्रेसी को, लिबरल डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट वे माना जाता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से रन करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा जो पावर रिलेशंस चेंज हुए थे। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी ऑफ न्यू कंट्रीज ऑन वर्ल्ड लेवल। अब मैंने आप लोगों को वो डिसइंटीग्रेशन वाले पार्ट में बताया था कि जो ये सेंट्रल, ये रशिया है, ये ईस्टर्न यूरोप है, और ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। अब ये जो ईस्टर्न यूरोप था, ये कहने लगा कि भाई मुझे तो अपनी खुद की इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। वहीं ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है वो अपने ज्योग्राफी का फायदा उठाने लगा। इन्होंने तो कहा कि भाई हम यूरोपियन यूनियन के साथ मिलेंगे और नाटो के साथ हम अपनी एक अलायंस बनाएंगे। इन लोगों ने तो ये कहा हम नाटो का पार्ट बनना चाहते हैं। जो ईस्टर्न यूरोप था, जो ज्यादा डेवलप था और रिच था, वही जो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे कहते हैं भाई हम रशिया, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम तुमसे अलग नहीं होंगे। ये जुड़े हुए हैं ना एक तरह से, तो हम तुमसे अलग नहीं होंगे। ये अपना ज्योग्राफिकल एडवांटेज उठाना चाहते थे, यानी कि जो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका ये एडवांटेज उठाना चाहते थे और ये रशिया के साथ ही मिले रहे। क्यों? क्योंकि भाई लेस डेवलप्ड है, इतने रिच भी नहीं थे, पुअर तो थे ये लोग, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड स्टेज पे बहुत सारी कंट्रीज का इमरजेंसी हुआ, यानी कि वर्ल्ड स्टेज पे बहुत सारी कंट्रीज और बनी जिनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी थी, अपने खुद का इंटरेस्ट था, अपने खुद के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज थी, ठीक है ना।
ये लोग जो थे बड़े चालाक थे, इन्होंने क्या किया, रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की और जो वेस्ट था उसके साथ भी अपने लिंक बना के रखे, जैसे यूएसए, चाइना। और इसमें एक लास्ट पॉइंट बच गया कि रशिया जो था, मैंने आप लोगों को वैसे पिछली क्लास में बताया था, सिर्फ थोड़ा सा रिकैप करवा रही हूँ। रशिया जो था वो अल्टीमेट सक्सेसर बन गया था यूएसएसआर का, यानी कि जितनी भी उसकी यूएसएसआर की जितनी भी ट्रीटीज थी, इंटरनेशनल ट्रीटीज, कमिटमेंट्स, वो सारी रशिया के पास चली गई। यूएन में जो यूएनएससी में, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, उसमें इसकी जो सीट थी वो भी रशिया को दे दी गई। इसके जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर जितने भी एटॉमिक बॉम्ब थे, वो सारे के सारे किसके पास चले गए थे, रशिया के पास चले गए थे। और इसने बहुत सारे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटीज की थी यूएसए के साथ पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये था हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। देखो वर्ल्ड को ना यहाँ पे ये लगने लगा था कि भाई जो ये ज्यादातर कौन करता है रिवोल्ट, जो पुअर होता है, तो लोगों को लगने लगा था कि जो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है ना, ये रिवोल्ट करेंगे नेशनलिज्म और सोवरियनिटी को लेकर, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जो ये ईस्टर्न यूरोप था इसने रिवोल्ट की बेसिकली कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। लोगों को क्यों ऐसा लग रहा था कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक करेंगे, पहला तो भाई इनका कल्चर, रिलीजन सब कुछ अलग था, दूसरा ये पुअर थे और यहाँ तो भाई सारे वैसे डेवलप थे, क्यों रिवोल्ट करेंगे। लेकिन रिवोल्ट किसने की, बेसिकली ईस्टर्न यूरोप ने रिवोल्ट की थी, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है। अब बात करते हैं कि शॉक थेरेपी क्या था। शॉक थेरेपी ना एक प्रोसेस होता है जिसमें अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसका रिप्लेसमेंट होता है बाय द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है ना। यानी कि क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ transition of authoritarian communist system to a more democratic कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। यानी कि इसमें क्या था कि जो हमने पढ़ा कि सोवियत यूनियन का क्या था, पहले वहाँ कम्युनिज्म था, फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को सेटअप किया गया था। यानी कि एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से सिस्टम से किसकी तरफ आते हैं, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। यानी कि एक तरह से हम कम्युनिज्म और सोशलिज्म को छोड़ के डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अपनाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे जितना भी सोवियत यूनियन के जब सोवियत सिस्टम था उस टाइम पे जो भी सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया था उसको सिस्टमेटिकली सब कुछ खत्म किया जाता था, उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा था और वहां पे कैपिटलिस्ट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा रहा था। और वहां पे क्या हुआ कि अब देखो, क्योंकि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म आ गया तो अब क्या होगा कि स्टेट ओनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, जो प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप will be the dominant form of ownership। यानी कि अब सब कुछ किसके हाथ में होगा, अब सब कुछ खुद मार्केट फोर्सेस के हाथ में होगा। ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, डिमांड पे और सप्लाई पे। अब स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। अब स्टेट का कंट्रोल नहीं होगा तो मतलब ये जो एसेट्स थे, प्रोडक्टिव एसेट्स, वो भी स्टेट के हाथ से चले जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन ना मेनली क्या होता है कि रिच और पुअर का गैप बढ़ा देता है। कुछ भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, सब कुछ किसके हाथ में आ जाता है, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में आ जाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स ठीक है, प्रोडक्टिव एसेट्स का कॉर्पोरेट सेक्टर सबका क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया।
अब हमने ये भी पढ़ा था कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या होता है कि कलेक्टिव सब लोग काम करते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग होती है, सब कुछ कम्युनिटी के हाथ में होता है। क्यों होती है कलेक्टिव फार्मिंग? कि भाई सब लोग प्रोडक्शन करो और फिर ये सब में उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्योंकि सोवियत यूनियन तो खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे जो कलेक्टिव फार्मिंग थी was replaced by प्राइवेट फार्मिंग या इंडिविजुअल फार्मिंग। यानी कि अब लोग जो है जो फार्मिंग करना चाहते हैं करें, जितना बेनिफिट होगा वो उनको मिलेगा, किसी और को उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो ज्यादा कमाएंगे उनको ज्यादा मिलेगा, कम कमाएंगे तो कम मिलेगा। अब इन्होंने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया, ये जो कंट्रीज जो थी वो जो एमर्ज हुई थी बाद में, उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि भाई अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट तुम जब तक नहीं कहलाए जाओगे, ट्रूली इंडिपेंडेंट, जब तक तुम अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर लेते। अब पैसा चाहिए तो उसके लिए ट्रेड करना पड़ेगा। तो ट्रेड ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो इनको ये चीज समझ में आने लग गई, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने ट्रेड पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया उसके लिए कि इन्होंने फ्री ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो क्या बन गए, इनके इम्पोर्टेंट इंजन, सबसे मेन इंजन्स बन गए थे चेंज के। ठीक है, इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसे हम FDI कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आपने क्लास 12th में, मतलब इसी क्लास में आप पढ़ रहे होगे इकोनॉमिक्स में FDI के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी और अकाउंट्स में मुझे पता नहीं। ठीक है ना, और तो ट्रेड पे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे इन्होंने ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। और क्या हुआ था कि जो रशिया है ना, वहां पे करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी भी हुई थी, डीरेगुलेशन भी हुआ था। अब इसके अलावा एक चीज और हुई थी वहां पे, जो क्या थी वो मैं आपको लोगों को अभी बता देती हूँ, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे देखो पहले क्या होता था सोवियत यूनियन में कि इनके जो सोवियत यूनियन में जितनी भी कंट्रीज थी उनके अपनी खुद की एक अलायंस होती थी विद इन द, मतलब जैसे मान लो सोवियत यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं सिर्फ उनके बीच में एक दूसरे से क्या रहती थी, अलायंस रहती थी ट्रेड को लेकर। लेकिन अब ये जो था ये टूट चुका था। अब क्या हुआ था कि ये जितनी भी कंट्रीज थी इन्होंने वेस्ट के साथ डायरेक्ट लिंक बना लिया था ट्रेड को लेके, यानी कि इन्होंने वेस्ट के साथ अलायंस डायरेक्टली बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये था आपका शॉक थेरेपी। अगली क्लास में पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे शॉक थेरेपी के, और कुछ और टॉपिक्स आप लोगों के बचते हैं वो हम अगली क्लास में फिनिश कर लेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।